जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और बिंदास तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता, जो कि हमारी क्लास 9, 10, 11, 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लेक्चर 2 है। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आइए जानते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी जैसे हम जानते हैं प्रायिकता यानी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी आउटकम। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ एनी आउटकम, किसी आउटकम के होने के चांसेस, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस है, वही क्या कहलाते हैं? प्रोबेबिलिटी। जिसको हमने सिंपल शब्दों में कहा था, प्रोबेबिलिटी इज द पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। या हम ये भी कह सकते हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबल बाय में टोटल। या हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई इवेंट ई है, ई इज एनी इवेंट, ई इज एनी इवेंट, कोई भी इवेंट ई है। और एस का मतलब तो आप जानते हैं, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि पॉसिबल इवेंट के नंबर ऑफ आउटकम्स और टोटल सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो वो भी क्या है? प्रोबेबिलिटी। दूसरी बात हमने कहा था, प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करती है किसके बीच में? तो आप कहते थे 0 और 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी जी हमेशा लाई करती है 0 और 1 के बीच में। प्रायिकता की वैल्यू हमेशा 0 और 1 हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ना तो कभी 1 से बड़ी हो सकती है, ना ही 0 से छोटी हो सकती है। ये बात आप नोट कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नाइदर ग्रेटर देन 1, और नॉर लेस देन 0। कि प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 1, कि 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती, और ना ही कभी भी 0 से छोटी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ना ही 1 से बड़ी हो सकती है, ना ही 0 से छोटी हो सकती है। कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, प्रायिकता की वैल्यू ना तो 1 से बड़ी होगी और ना ही 0 से छोटी होगी। ठीक है जी। इसी तरीके से हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी 0 कब हो सकती है जी? 0 एक ही केस में हो सकती है, जब इम्पॉसिबल इवेंट हो, असंभव जो चीज हो। जैसे कि मैं कहूँ कि एक डाइस उछालूं पासा, जिसमें आप देखते हैं आउटकम्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यदि मुझे आपसे पूछ लो कि जी 7 आने के क्या चांस है, तो 7 आने का कोई चांस नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि असंभव है 7 आना उसमें। जी 10 आने का क्या चांस है? जी पॉसिबल ही नहीं है, 0 होगा। ठीक है। या आप कहो कि कॉइन टॉस करके उसमें हम कहें कि जी डबलेट आ जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी 1 कब होगी? तो वो होगा सर्टेन इवेंट, निश्चित घटना के लिए, या श्योर इवेंट कह सकते हो आप, श्योर इवेंट। ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 कब होगी? तो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए, और 1 कब होगी? तो आप सर्टेन इवेंट। और सर्टेन इवेंट का यदि एग्जांपल देना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि जैसे आपने कोई डाइस उछाला, तो द नंबर विच इज लेस देन 7, एंड इट इज ए नेचुरल नंबर। 7 से कम जो छोटी संख्या है और नेचुरल नंबर है वो लिख दीजिए। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 के 6, बाय में टोटल आउटकम 6, तो आप कहेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी 1। तो जहाँ भी घटना एकदम फिक्स और श्योर हो, तो वहाँ सर्टेन प्रोबेबिलिटी यानी 1 होगा। सिंपल सी बात, ये बात क्लियर बात। 0 कब होगा? 1 कब होगा? हमने बात की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आउटकम्स किसी भी, पॉसिबिलिटी किसी भी आउटकम के होने की, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ई कोई इवेंट है, एस सैंपल स्पेस है, तो हम प्रोबेबिलिटी उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी ना तो 1 से बड़ी हो सकती है, ना 1 से 0 से छोटी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 होती है तो श्योर इवेंट। ये छोटी छोटी बातें आप जानते भी हैं। ठीक है। इसके बाद हमने इसमें कंडीशंस पढ़ ली थी प्रोबेबिलिटी के बारे में।
कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं फॉलो करती है इसमें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए आपका। ठीक है, इसमें हमने बात की थी मेन बातें आपसे क्या पूछा जाती है, पॉइंट्स के बारे में पूछा जाता है, डाइस के बारे में पूछा जाता है आपसे, ठीक है, और प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, ताश के पत्ते, उसके बारे में जनरली पूछा जाता है। फिर आगे अपने पास बहुत सारे एक्स्ट्रा केस बन जाते हैं, ठीक है। तो आइए इसी बेस पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए एक सिंपल से एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास कहा जाए कि एक अनबायस्ड डाई है, जिसमें हमने कहा था फेयर डाइस, ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फेयर डाइस जिसके फेस इक्वल लाइन आउटकम देते हैं आपको। तो अनबायस्ड डाई है जो उसको हम थ्रो करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर और नंबर। मान लीजिए करता है आपके पास, तो आप जानते हैं जब अनबायस्ड डाई है तो जब आप उसको टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यदि हम देखें ऐसे सैंपल स्पेस के अंदर तो आप कहेंगे कितने हैं जी, 6। अब इवन नंबर को मैं इवेंट ई कर देता हूं, ई इज द इवेंट दैट इज कम आउटकम इज इवन नंबर। तो इवन नंबर आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे इवन नंबर यानी सम संख्या होती है। इवन नंबर का मतलब होती है सम संख्या, सम संख्या मतलब हम कह सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 दे, तो आप कहेंगे 2 4 और 6। ये कितने आउटकम्स है, तो आप बोलेंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कर देंगे आप, दैट इज या इवन इवेंट कर देता तो इवन कर, तो आप कहेंगे पॉसिबली दैट इज 3 बाय में टोटल आउटकम्स 6, तो ये 1/2। यदि मैं इसी तरीके से कहूं सेकंड केस इवेंट E2 लेट कर लेता हूं, क्या इवेंट E2 लेट कर लेता हूं दैट इज ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, विषम संख्या। अब विषम संख्या कितनी है जी, जो 2 से डिवाइड ना हो कंप्लीटली, रिमाइंडर कुछ भी बचे 0 के अलावा, तो आप कहेंगे दैट इज 1 3 5। ये कितने आउटकम्स हैं, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 कहूँगा तो आप कहोगे कितने पॉसिबल बाय में टोटल, तो पॉसिबल है 3, टोटल है 6 यानी 1/2। यदि मैं यहाँ पे कहूँ ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं इवेंट E3 इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ, किसके लिए, तो प्राइम नंबर के लिए। मान लो E3 इवेंट लेता हूँ मैं प्राइम नंबर, इसके लिए प्राइम नंबर का मतलब आप जानते हैं अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से डिवाइड होती हो, यानी कहने का मतलब जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, क्या, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, ठीक है, जिसके केवल 2 फैक्टर हो 1 एंड इटसेल्फ, चाहे वो खुद की टेबल से डिवाइड हो जाए चाहे 1 की टेबल से डिवाइड हो जाए, ठीक। तो आप कहोगे वो कौन से हो सकते हैं, तो आप कहोगे 2 3 और 5, 2 3 और 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके पास, तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 यदि हम कहें तो हम कहेंगे 3/6 यानी दैट इज आल्सो 1/2। अच्छा एक और हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो इस बार इवेंट 4 में आपके सामने कर देता हूँ, क्या आउटकम्स इज मल्टीपल ऑफ 3। मान लो ये कर देता हूँ मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल। तो 3 के मल्टीपल यानी 3 के गुणज कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे 3 होगा और 6 होगा। 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो कितने हैं जी 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 की बात करूं तो पॉसिबल 2 बाय टोटल 6 यानी 1/3, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैं कहूं इवेंट E5 मान लेता हूं मैं, इवेंट E5 नंबर इज लाइक बिटवीन 4 एंड 6। मान लो मैं ये करता हूँ कि ऐसा नंबर जो 4 और 6 के बीच में लाई करता हो, तो आप कहोगे ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे जो 4 और 6 के बीच में लाई करते हैं, तो आप कहोगे केवल 5 ही पॉसिबल है ऐसा, यानी एक ही आउटकम बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E5 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1/6। क्लियर बात। तो इस तरीके से हम कंडीशंस को सोल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, जिसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से यदि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, इनके बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान टॉपिक है जिसे आप बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व कर पाएंगे।
ठीक है जी, विदाउट एनी कैलकुलेशन, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम टाइप टू टाइप हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर। कोई भी टॉपिक उठाते हैं हम तो कोशिश हमारी यही रहती है कि पहले उसके बेसिक कंसेप्ट के आपके सामने रखें और फिर उसके बाद जो उसके हर टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बना के आपके सामने पेश कर दें, और जिससे कि आप बहुत तरीके से सिंपल तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकें। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। कह रहे हैं दो अनबायस्ड कॉइन, दो अनबायस्ड कॉइन है यानी दो फेयर कॉइन है जिनको आपने टॉस किया साइमल्टेनियसली एक के बाद एक। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किस किस के लिए। तो दो हेड आ जाए, एक हेड आ जाए, एक टेल आ जाए, एटमोस्ट वन हेड आ जाए, एग्जैक्टली टू टेल आ जाए, एटलीस्ट वन हेड आ जाए या नो हेड आ जाए। तो कैसे करेंगे? तो पहली बात, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो क्वाइन को जो कि अनबायस्ड है उनको हमने टॉस किया। तो एक बात बताओ, व्हेन टू क्वाइंस आर टॉस्ड, जब आप दो क्वाइन को आप टॉस करते हैं तो आप एस यानी सैंपल स्पेस लिख दीजिए। दो क्वाइनों को टॉस करने पर क्या क्या आउटकम्स आते हैं। तो आप कहेंगे चाहे तो दोनों हेड होंगी, चाहे दोनों टेल होंगी, या पहला हेड बाकी टेल दूसरा टेल होगा, या पहला टेल दूसरा हेड होगा। बोलिए। तो नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया टू हेड निकालिए, पहला दो हेड, तो इसको मैं इवेंट E1 कह देता हूँ, दैट इज टू हेड, कि दो हेड हो। और दो हेड का मतलब है कि दोनों हेड हो। ठीक है, तो ये पॉसिबल कितना है? तो हेड है। ठीक है, एक ही है तो हम कहेंगे दैट इज एक। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट E1 कह देंगे, पॉसिबल कितना है जी? एक, टोटल कितना है जी? 4, तो 1/4। इसी तरीके से मान लो हम कहते हैं लेट इवेंट, समझ लो बात, दो हेड कहाँ है? तो आपका ये केस। नेक्स्ट क्या है? एक हेड जी, वन हेड, एक हेड हो। एक हेड कहाँ है जी? यहाँ भी एक हेड और यहाँ भी एक हेड है। तो आप कहोगे क्या? हेड टेल या टेल हेड। ठीक है, ये बनेगा। कितने आउटकम्स हैं? तो आप बोलेंगे दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 कितना हो जाएगा? तो 2 पॉसिबल बाय में टोटल तो हमेशा 4 ही जाएंगे, तो दैट इज 1/2। ठीक है, क्लियर बात। इसी तरीके से मैं कहूँ जी वन टेल के लिए बताओ, तीसरा केस वन टेल के लिए, तो इवेंट E3 लेट कर लेते हैं मैं इसको, वन टेल। अब एक टेल होने का मतलब है कौन सा होगा? तो यही तो आउटकम्स होंगे जी, हेड टेल और टेल हेड। क्या होगा? हेड टेल और टेल हेड। तो ये कितने हैं जी? 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 क्या हो जाएंगे? तो 2/4 यानी 1/2। इसी तरीके से फोर्थ, यदि हमें कहा गया एटमोस्ट वन हेड, इवेंट E4 मान लेते हैं इसको, एटमोस्ट वन हेड। अब यहां समझने वाली बात है, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, यानी मैक्सिमम कंडीशन कितनी? एक हेड होनी चाहिए। एक से ज्यादा हेड हो ही नहीं सकते, तो एक से ज्यादा हेड नहीं हो सकते, यानी मैक्सिमम हेड कितने हो सकते हैं? एक, या कोई हेड नहीं हो सकता। मैक्सिमम हेड हो सकते हैं एक, या कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड पॉसिबल है। तो हम क्या कह सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड है, तो एक या 0 हो सकता है। एक हेड है तो आप तो कहेंगे ये दोनों आ जाएंगे, और कोई हेड ना हो तो ये हो जाएगा। तो आप कहोगे टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। तो कितने हो गए पॉसिबल? 3। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 क्या हो जाएगा? तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि हमसे कहा गया एग्जैक्टली 2 टेल्स, बात को समझने की कोशिश कीजिए, इसको इवेंट E5 लेट कर लेते हैं, एग्जैक्टली 2 टेल। एग्जैक्टली 2 टेल का मतलब है एग्जैक्टली मतलब निश्चित अमाउंट, जो कह दिया ना ज्यादा ना कम। 2 टेल हो, ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो, एग्जैक्टली 2 टेल हो। तो एग्जैक्टली 2 टेल कहाँ है? तो आपको टेल टेल है जी। कितने आउटकम्स? 1। तो इवेंट E5 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे 1/4। क्लियर बात। इसी तरीके से अब और एक बिंदास क्वेश्चन इसी के अंदर,
जैसे आपको कहा जाए इसी में ही कि 5th आपको कह रहा है एग्जैक्टली 2 टेल, तो इसको इवेंट आपने E6 मान लिया, मान लेते हैं। अच्छा E6 सटिल, ये तो हो गया था 6। एटलीस्ट 1 टेल, क्या कह रहा है इस बार, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम क्या हो, 1 हेड। कम से कम 1 हेड होने का मतलब ज्यादा कितना भी हो सकता है, तो मैक्सिमम कम से कम तो 1 है, तो ज्यादा कितना भी, तो 2 ही पॉइंट हो सकते हैं, तो ज्यादा 2 हेड हो सकते हैं। कम से कम 1 हो सकता है और ज्यादा जितनी भी हो सके तो 2, 3 होता है तो 3 होते हैं, तो 1 हेड या 2 हेड, 1 हेड या 2 हेड। तो 1 हेड या 2 हेड हम कहेंगे कौन कौन से, हेड टेल या टेल हेड या दोनों हेड यानी हेड हेड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, तो E6 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आप हो जाएगा 3/4, सिंपल। इसी तरीके से मान लो मैं करता हूँ नेक्स्ट इवेंट E7 जो कि हमारा है नो हेड, कोई हेड ना हो, तो कोई हेड ना हो तो हम क्या कहेंगे, कोई हेड ना हो तो यानी दोनों टेल होने चाहिए, ठीक है। तो यदि E7 की हम बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 कितनी, 4 क्लियर। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। इसी टाइप से हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी वेक्टर निकालिए दैट लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे, कि किसी भी लीप वर्ष के अंदर, लीप वर्ष के अंदर, लीप वर्ष का मतलब तो जानते ही होंगे, ऐसे ईयर जो 4 से क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो, उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। जैसे आप कहेंगे 2012, 4 से डिवाइड करते ही कंप्लीट हो जाएगा, तो ये क्या है, लीप ईयर है। 2012 कैसा है, लीप ईयर है। 2016 कैसा है, लीप ईयर है। 2020 कैसा है, लीप ईयर है। तो इस तरीके से हम लीप ईयर की पहचान करते हैं। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालिए दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे, कि जिसमें 53 संडे हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि लीप वर्ष जिसमें 53 संडे हो। तो हमने कहा लीप ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर में हम बात जानते हैं, नॉर्मल ईयर की बात करें तो हमें पता होना चाहिए नॉर्मल ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, 365, जिसमें 28 की फैब होती है। बट जब हम इसी को लीप वर्ष में कहते हैं, लीप ईयर में कहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास पता है कि 366 डेज होते हैं टोटल। कितने डेज होते हैं, 366, जिसमें एक दिन बढ़ जाता है किसका, फैब का। फरवरी महीने में एक दिन बढ़ जाता है, तो हमारी जो फैब होती है वो कितने की होती है, 29 डेज की होती है, ठीक है। यहाँ तो 28 फैब इंक्लूड 28 तक होता है, यानी फैब में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होते हैं फैब में। यहाँ फैब में 28 दिन होते हैं फरवरी में, और यहाँ फैब में कितने दिन होते हैं, तो 29 दिन होते हैं। ये बस सिंपल से इन दोनों में डिफरेंस है। नॉर्मल ईयर 4 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, लीप ईयर 4 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे लीप ईयर है तो हमारे पास टोटल डेज कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 366 डेज। और हम जानते हैं एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो आप बोलेंगे 7 डेज। और 7 दिन में बात करें तो एक ही सोमवार होता है, एक मंगलवार, एक बुधवार, एक वीरवार, एक शुक्रवार, एक शनिवार, एक रविवार। यानी इसमें तो हफ्ते में प्रत्येक दिन एक एक होता है, ये तो हम जानते हैं नॉर्मल सी बात। तो हमने क्या कहा, 366 को यदि मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितने वीक्स हो जाएंगे, 7 5 35, 1 16, 7 2, तो ये देगा कितना, 2। तो हम कहेंगे हमारे पास 366 डेज के अंदर 52 तो हो गए वीक्स, 52 सप्ताह हो गए, और बाकी रह गए 2 डेज एक्स्ट्रा, ठीक है, प्लस में 2 डेज। 52 वीक्स में तो 52 संडे कंफर्म है, 52 संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, 52 ट्यूजडे होंगे, 52 ही वेडनेसडे होंगे, 52 ही थर्सडे होंगे, 52 ही फ्राइडे होंगे, 52 ही सैटरडे संडे, सब 52, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा रह गए, ये 2 दिन पॉसिबली हो क्या सकते हैं हमारे सामने, तो ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा रह गए, ये 2 डेज जो बच गए आपके पास एक्स्ट्रा, ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, तो आप कहेंगे
हो सकता है ये संडे मंडे हो, ठीक जी। हो सकता है ये मंडे ट्यूसडे रहा हो सकता है कंसेक्यूटिव रहेगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे रहा हो, या वेडनेसडे थर्सडे रहा हो, या थर्सडे फ्राइडे रहा हो, या फ्राइडे सैटरडे रहा हो, या आप कहोगे सैटरडे संडे रहा हो, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर संडे मंडे ये रिपीट हो जाएगी सीरीज। तो ये पॉसिबल हो सकते हैं, चाहे तो वो 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचे हैं वो संडे मंडे रहे हो, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। तो हम देखते हैं यहाँ कितने आउटकम्स हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉसिबिलिटी जो सारी बनेगी आपकी 2 दिनों के एक्स्ट्रा होने के, तो वो तो टोटल 7 है। मगर हमें केवल संडे संडे के निकालना है, तो संडे यहाँ पे है और संडे यहाँ पे है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनती है अकॉर्डिंग टू हमारे को जो संडे चाहिए। तो संडे के लिए हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो हमें निकालनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर, कि लीप वर्ष में 53 संडे हो। इसके लिए क्या, तो पॉसिबल कितने हैं 2 और टोटल कितने हैं 7, तो आप कहेंगे 2/7। यदि इसी में कह दिया जाए 53 मंडे तो भी रिजल्ट सेम होगा 2/7, 53 ट्यूसडे तो भी रिजल्ट सेम होगा 53, कोई भी दिन आ जाए, यहाँ संडे आ जाए, मंडे आ जाए, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके सामने, रिजल्ट विल बी सेम। बट यदि वो लीप वर्ष की जगह नॉन लीप ईयर कर दे तो आपका रिजल्ट चेंज होगा। नॉन लीप ईयर में आप क्या कहेंगे, यदि मैं यहाँ कर दूँ यार नॉन लीप ईयर हो जाता, तो आप कहते कि यहाँ 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते तो 52 सप्ताह होता, फिर एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता। अब वो एक दिन संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 7 हो सकते हैं, तो उस केस में यदि हमें 53 संडे निकालना होता तो आप कह देते हैं कितना 1/7, तो उस केस में आप इस तरीके से निकाल सकते थे। समझ रहे बात को? तो ये इसकी सिंपल सी कंडीशंस आप फॉलो कर देंगे। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब एक क्वेश्चन यदि हम डाइस से बात करें, जैसे हमें पता है डाइस के बारे में, इनमें 2 डाइस आपके सामने टॉस कर दूं। मान लो कि 2 डाइस को टॉस कर दिया था, मैं 2 डाइस टॉस कर दो या रोल कर दो, आप रोल, तो आप जानोगे कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो आप कहोगे 1 1 हो सकता है, 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 से लेकर कहाँ तक, तो 6 6 6 तक हो सकता है, 6 6। तो यहाँ पे जो आउटकम बनेंगे 6 की पावर 2 यानी 36, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस या कहें तो आपके पास है 36। और यदि आपको कहा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, कि डबलेट निकालने के लिए आप बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो डबलेट का मतलब होता है दोनों पासों पर एक ही संख्या आपको दिखाई दे, दोनों पासों पर यदि एक ही संख्या दिखाई दे तो उसे हम कहते हैं डबलेट। अब दोनों पासों पे एक ही संख्या दिखाई देने का मतलब है कि 1 1 दिखाई देता हूँ, 2 2 दिखाई देता हूँ, 3 3 दिखाई देता हूँ, 4 4 दिखाई देता हूँ, 5 5 दिखाई देता हूँ, 6 6 दिखाई देता हूँ। यानी कितने आउटकम्स हो गए 6। गेटिंग अ डबलेट 1 1 हो सकता है, 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, तो आप कहेंगे 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 6 बाय आप कहेंगे 36 यानी 1/6। समझ ली बात। यदि मैं इसी में क्वेश्चन पुट करूं आपके सामने, गेटिंग द नंबर अपीयरिंग ऑन 2 डाइस इज, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन 2 डाइस इज 10, गेटिंग सम इज 10। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं कि यदि आपके पास 10 आए, दोनों डाइस के जो नंबर हैं उनके डाइस के नंबरों का जो सम है वो 10 आए, इसके क्या चांस होंगे। तो 10 आने के लिए क्या होना चाहिए, आप देखेंगे 1 से लेते हैं तो 2 और 6 से लेते हैं 12, तो यहाँ मिनिमम सम उसका है 2 और मैक्सिमम उसका है 12। ठीक है जी। तो हमें चाहिए 10, 10 क्या बनेगा 1 6 7 नहीं, तो 2 6 8 नहीं, 3 6 9 नहीं, तो आपका बनेगा 4 6 से पहला 4 6 10, फिर बनेगा 5 5 10, फिर बनेगा 6 4 10। क्या इसके अलावा भी बनता है आपके सामने, देखिए तो आपका जवाब होगा नहीं।
तो यहाँ कितने आउटकम्स है, तो आप बोलेंगे 3। टोटल आउटकम्स तो आपके 36 है, तो ये 1/12। ठीक है। यदि मैं आपसे कह दूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 ऑन फर्स्ट डाइस, 5 ऑन फर्स्ट डाइस की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो 5 है ना वो पहली डाइस पे ही आपको दिखे। 5 है, यदि वो पहली डाइस पे ही दिखता है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप बताइए कैसे कहेंगे। 5 पहले नंबर पे पहली डाइस पे कब दिखेगा, तो जब आपका 5 1 हो, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। क्या इसके अलावा भी बनता है जहाँ पे फर्स्ट डाइस पे आपको 5 दिखे, तो आप कहेंगे नहीं, तो यही पॉसिबल है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, यही बनेगा। तो ये 6 12 36 यानी 1/6। ठीक है। इसी तरीके से चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो आपको कहता है प्रोबेबिलिटी निकालिए जी, सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3, कि जो दोनों डाइस का जो सम है वो किसका मल्टीपल आ जाए, तो 3 का मल्टीपल आ जाए। तो 3 का मल्टीपल आप कहेंगे 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, आगे भी हो सकता है, मगर आगे बनेगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम सम हो सकता है कितना, 12। तो देखिए सम हो सकता है 3 6 9 12, तो 3 कैसे बनेगा, तो 3 बनने के लिए चाहिए 1 2 2 1, 3 बन गया। 6 कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे 1 5 6 होता है, 2 4 6 होता है, 3 3 6 होता है, 4 2 6 होता है और 5 1 6 होता है। अच्छा तो 6 बन गया। फिर 9 बनाइए, तो 9 कैसे बनेगा, तो 3 6 9 होता है, ठीक, 4 5 9 होता है, 5 4 9 होता है, 6 और 3 9 होता है। अच्छा जी 9 भी बन गया। 12 बनाइए, तो आप कहेंगे 6 6 12 होता है, तो ये बन गया। तो पॉसिबल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गए और टोटल कितने 36, तो 1/। बना लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, बिंदास तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। इस तरीके से आ जाए तो कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। इसी तरीके से अब हम चलते थोड़े से प्लेइंग कार्ड्स की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चन आ जाए तो आप किस टाइप से करते हैं प्लेइंग कार्ड्स, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए हम प्लेइंग कार्ड्स की बात करते हैं, तो हमारे पास जैसे कि हम एक बार आपको बता दो, प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स खेलने वाले पत्ते। और 52 पत्ते होते हैं वो 2 कलर में डिवाइड होते हैं, पता है ना आपको, एक होता है रेड कलर और एक होता है ब्लैक कलर, ठीक है। और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो यहाँ 26 ही पत्ते होते हैं लाल कलर में और 26 ही पत्ते होते हैं काले कलर में। फिर रेड के ही 2 सूट हैं, टोटल सूट होते हैं हमारे 4, रेड के 2 सूट्स हैं। अब कौन कौन से, तो पहला सूट उसको हम कहते हैं डायमंड और दूसरे को क्या कहते हैं हम, हार्ट। पहला सूट है डायमंड, दूसरा सूट है हार्ट। और सूट होता है, एक सूट होता है वो कितने का होता है, 13 कार्ड्स का होता है, 13 पत्तों का होता है। एक सूट होता है वो 13 पत्तों का होता है, तो यहाँ 13 पत्ते होंगे और यहाँ भी 13 पत्ते होंगे। अच्छा जी डायमंड को क्या कहते हैं पता है आपको, डायमंड को कहते हैं ईंट, ठीक है, सुनते आए होंगे डायमंड मिलती है हीरा, मगर यहाँ हार्ट का मतलब दिल नहीं, ठीक है। ब्लैक में भी 2 सूट होते हैं, कौन कौन से, तो आप कहेंगे एक तो होता है स्पेड, स्पेड भी होता है 13 पत्तों का। स्पेड का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे दैट इज चिड़ी। और दूसरा होता है क्या, क्लब, वो क्लब नहीं जो आप सोच रहे हैं, क्लब का मतलब हुक्म, ठीक है। ये भी होता है 13 पत्तों का। जो कार्ड्स खेलते हैं उनको पता है एग्जैक्टली क्या है चीजें। तो यहाँ पे ये जानकारी है, 52 पत्ते, रेड पत्ते 26, ब्लैक 26, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 26 पत्तों का जो रेड कलर का है वो 2 सूट में डिवाइड हुआ, डायमंड और हार्ट में, जिसे हमने ईंट और पान कहा। ब्लैक कलर में यानी 2 सूट की बात करें तो स्पेड यानी चिड़ी और क्लब यानी हुक्म, ये 2 सूट होते हैं हमारे पास। अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, पहला पत्ता होता है वो इक्का होता है, इस दूसरा पत्ता द्वितीय होती है
फिर दिग्गी होता है, फिर चौगी, फिर पंजो, फिर छक्को, फिर सत्ता, फिर अट्ठा, फिर नहला, फिर दहला। फिर होता है जैक। जैक का मतलब होता है गुलाम। क्या होता है जी? गुलाम। जैक मतलब गुलाम, ठीक है। फिर होता है क्वीन। क्वीन जिसे क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बोलते हैं रानी और कई बोलते हैं बेगम, ठीक है। फिर होता है किंग। किंग को के से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बोलते हैं राजा तो कई बोलते हैं बादशाह, ठीक है। तो आप देखेंगे 13 पत्तों की गिनती के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पत्ते तो ये हो गए हमारे, और फिर जैक हो गया, क्वीन होगी, 3 हो गए। अब ये जो 10 पत्ते होते हैं ये सब 13 पत्ते होते हैं, ये सब में बराबर होते हैं। यहाँ भी 13 पत्ते सेम होंगे, यही यहाँ पत्ते होंगे 13 पत्ते, यहाँ भी सेम होंगे। यदि मैं इसको एक टेबल के द्वारा रिप्रेजेंट करूँ आपके सामने, यहाँ कार्ड्स, यहाँ टोटल कार्ड्स मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ ब्लैक कलर में कितने, यहाँ रेड कलर में कितने, तो आप कहेंगे 1 इक्का, ठीक है, दुग्गी, तिग्गी, चौगी या पंजी या छक्को या सत्तो या अट्ठो या नालो या दहलो, सब होते हैं टोटल कार्ड्स। क्योंकि देखो एक सूट में एक पत्ते सब में एक एक होते हैं, तो 4 टोटल कार्ड्स हो गए सारे के सारे, चाहे इक्की हो, चाहे दुग्गी हो, चाहे तिग्गी हो, चाहे चौगी हो, पंजी, छक्को, सत्तो, अट्ठो, नालो, दहलो, सभी क्या होंगे टोटल कार्ड्स 4 होते हैं, जिसमें 2 काले 2 लाल होते हैं, ठीक है। 2 काले 2 लाल होते हैं, 2 काले 2 लाल होते हैं। इसी तरीके से यदि मैं कहूँ कि जी किंग कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे किंग भी जी 4 होते हैं। किंग कितने होते हैं, तो वो भी टोटल 4 होते हैं, 2 काले जी 2 लाल होते हैं। यदि मैं कहूँ क्वीन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे जी ये भी 4 होते हैं, 2 काले 2 लाल होते हैं। यदि मैं कहूँ जी फेस कार्ड कितने होते हैं, तो फेस कार्ड्स में काउंटिंग होती है किसकी, जैक की यानी गुलाम, जैक की यानी गुलाम की, फिर क्वीन यानी बेगम की, और किंग यानी बादशाह। ये है सभी चेहरे वाले पत्ते, चेहरे वाले पत्ते। और चेहरे वाले पत्ते होते हैं हमारे पास जैक, क्वीन और किंग, ये 3 चेहरे होते हैं। तो एक सूट में 3 होते हैं, तो 4 सूट है, तो 3 गुना में 4 यानी 12 कार्ड्स होंगे हमारे पास टोटल। तो यदि हमारे पास ये पूछ लिया जाए कि चेहरे वाले पत्ते यानी फेस कार्ड्स बताइए, फेस कार्ड्स, तो आप कहेंगे टोटल जी संख्या 12 होती है, जिसमें 6 होते हैं काले और 6 होते हैं लाल। यदि आपको ये जानकारी हो जाती है कार्ड्स के बारे में, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपली वे में सोल्व कर पाते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूँ कि जी प्रोबेबिलिटी बता दीजिए फेस कार्ड आएगी, तो आपसे बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है जी फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, तो जी 12 होते हैं, 12 बटा में 52, ठीक है। तो आप कहेंगे 4 3 12 13 4 52, 3 बटा 13। यदि मैं यही पूछ लूँ कि जी रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, रेड फेस कार्ड, तो भी आप कहेंगे 6 बटा में 52, ठीक है, 2 3 6 और 26 2 12। यदि मैं वही पूछ लूँ आपसे प्रोबेबिलिटी बता दीजिए ब्लैक फेस कार्ड होने की, तो भी आप बता देंगे ब्लैक फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे वही 6 ब्लैक होते हैं, तो 6 बटा 52 यानी 3 बटा 26। बट यदि मैं आपसे पूछूं, क्या पूछ लूँ कि जी बताइए प्रोबेबिलिटी किंग आने की, तो आप कहेंगे किंग आने की जी, तो किंग कितने होते हैं 4 टोटल और फिर 52, 4 बटा 52 यानी 1 बटा 13। जी मैं पूछ लूँ आप बता दीजिए क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की जी क्वीन निकाल दीजिए, तो डायमंड की क्वीन निकालनी है। हाँ, तो डायमंड में देखिए क्वीन कितनी होती है, तो डायमंड में तो क्वीन एक ही होती है, तो क्या कहेंगे 1 बटा 52। यदि मैं पूछ लूँ रेड किंग निकाल दीजिए, लाल राजा निकालना हो तो लाल बादशाह कितने होते हैं 2, तो 2 बटा 52 यानी 1 बटा 26। और यदि मैं कह दूँ ब्लैक क्वीन निकाल दीजिए, ठीक है, बेगम हो वो कैसी हो, काली हो यानी रानी काली हो, तो वो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं जी, बटा में 52 यानी 1 बटा 26, ठीक है। यदि मैं कह दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड बताइए, तो स्पेड का मतलब हो गया 13 पत्ते, तो 13 बटा में आप कहेंगे कितना 52 यानी 1 बटा 4।
यदि मैं आपसे कहूं 2 ऑफ हार्ट की दुग्गी निकाल लीजिए, कितनी, हार्ट की दुग्गी, तो हार्ट की दुग्गी कितनी होती है जी, 1, तो 1/52। यदि मैं कह दूं आपके पास प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए 5, जो प्लेइंग कार्ड है वो 5 हो, तो 5 प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं, 4/52, यानी 1/13। तो इस तरीके से हम जो कार्ड्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व कर लेते हैं। मगर इसी में यदि हम थोड़ा सा चेंज कर लें, क्या, तो आपने कंडीशन पढ़ी होगी, डिग्री की आइडेंटिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है और, ये बात तो आप जानते हैं, यूनियन का मतलब क्या होता है, और के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब इसको हम कैसे निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आपने वेन डायग्राम किया होगा क्लास 11th में चैप्टर में, तो उससे आपको पता चलेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से यदि आपको कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, ठीक, तो अभी आप क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। जैसे मैं कह दूं आपके सामने एक सिंपल सी प्रोबेबिलिटी रख दूं कि मान लीजिए किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड जो निकाला आपने वो आइदर किंग हो और क्या कर देता हूँ मैं यहाँ पे स्पेड करता हूँ, मान लो, ठीक है, आइदर किंग और स्पेड, कि जो आपने पत्ता ड्रॉ किया 52 पत्तों में से वो चाहे तो किंग हो या चाहे स्पेड हो। तो किंग आप देखते हैं टोटल पत्ते 4 होते हैं, स्पेड आप देखते हैं टोटल पत्ते 26 होते हैं। तो किंग 4 होते हैं, 26 टोटल होते हैं पत्ते स्पेड में, और स्पेड के अंदर 2 पत्ते होते हैं किंग के, यानी इन दोनों में जो कॉमन है वो कितने हैं, 2। तो पहले हम क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन स्पेड कर देंगे कि इन दोनों में कॉमन जो पत्ते हैं। तो किंग में टोटल किंग की बात करें तो 4/52, स्पेड की बात करें तो 26/52, और किंग और स्पेड में कॉमन क्या है, तो स्पेड के अंदर पीढ़ी के अंदर सॉरी स्पेड में 13 पत्ते दोनों हैं, स्पेड में कितने पत्ते होंगे, 13। रेड का होता है या ब्लैक का होता है तो 26, स्पेड में 13 पत्ते होंगे। और स्पेड और किंग दोनों में यदि कॉमन क्या कहें तो स्पेड के अंदर एक किंग छुपा हुआ होता है, तो स्पेड के अंदर एक किंग छुपा होता है तो एक कॉमन हो गया 1/52। किंग कितने होते हैं टोटल 4, स्पेड कितना होता है 13, और 13 और 4 पत्तों में कॉमन क्या है, तो इन स्पेड में एक पत्ता तो किंग है तो वो एक पत्ता कॉमन आ जाएगा। तो हम कहेंगे 13 में से 12 4 16/52, तो हो जाए 4 4 16 4 13 52, तो 4/30। इस तरीके से आप सोल्व कर लेते हैं क्या, कार्ड्स वाले क्वेश्चन को। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अब यदि मैं आपके सामने थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, यदि हम बात करते हैं 3 पॉइंट टॉस करके, और उसमें यदि आप कंडीशन निकालने के लिए कहेंगे तो कैसे करेंगे, तो व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, बिल्कुल बेसिक से लेकर अपना पूरा हाई लेवल हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहले बेसिक सा आइडिया आपको होना चाहिए कि इस कंडीशन में क्या कंडीशन आपको फॉलो कर रही है। तो 3 पॉइंट टॉस करते हैं, तो मैंने आपको कहा था सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, जिसे आप ऐसे लिखते हैं, तो चाहे तो तीनों हेड होंगे, चाहे तीनों टेल होंगे, पहला हेड हो सकता है बाकी टेल हो सकता है, दूसरा हेड हो सकता है बाकी टेल हो सकता है, तीसरा हेड हो सकता है बाकी टेल हो सकता है, पहले 2 हेड हो सकते हैं बाकी टेल हो सकता है, दूसरा तीसरा हेड हो सकता है बाकी टेल हो सकते हैं, पहला तीसरा हेड हो सकता है बाकी टेल हो सकते हैं। टोटल हो जाएंगे, आप देखेंगे काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 6 7। या आप इसी को करें कि 2 पॉइंट टॉस करते हैं, तो हमारे पास हेड टेल टेल हेड और टेल टेल आता है। इसको हम 2 बार रिपीट कर लेंगे। एक बार हम इन सबके साथ हेड लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, दूसरी तरफ हम टेल लगाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो ये हमारे क्या होते हैं 8 आउटकम्स होते हैं। बोलिए ये बात क्लियर है आपको।
यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यदि इसी में आपको कह दिया जाए प्रोबेबिलिटी निकालिए टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली, ये बात ध्यान दीजिए, 1 टेल, मैंने कहा एग्जैक्टली 1 टेल, तो केवल एक ही टेल, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम है। तो एक टेल कहाँ है, तो आपको कहोगे एक टेल यहाँ है, एक टेल यहाँ है और एक टेल यहाँ है, तो कितने पॉसिबल हैं, तो आपको लगेंगे 3/8। कैसे, एक टेल की संख्या केवल एक हो, ना ज़्यादा ना कम, तो एक टेल है यहाँ पे, तो 3/8। मगर यदि मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, क्या कर दूँ, एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या हेड की होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो 1 होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हेड कितने हो सकते हैं, 1, तो हेड की संख्या मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो मिनिमम तो 0 हो सकती है। तो 1 हेड हो या 0 हेड हो, 1 हेड हो या 0 हेड हो। 1 हेड देखो पहले कहाँ है, तो 1 हेड आपको दिखेगा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और 0 हेड होने का मतलब है कि टेल हो जाए, तीनों के तीनों, तो ये हो जाएगा। तो कितने आउटकम्स हो गए, 1 2 3 4, तो 4 आउटकम में टोटल 8 यानी 1/8। ठीक, यदि मैं कह दूँ इसी में केस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल, कि टेल्स की संख्या कितनी हो, 2, कम से कम जो टेल की संख्या हो कितनी हो, दीजिए 2, कम से कम टेल की संख्या कितनी हो, 2, कम से कम कह रहा है तो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो 2 हो सकता है टेल और या 3 हो सकता है टेल। तो 2 टेल कहाँ है और 3 टेल कहाँ है वो देखो, तो आप हो गया 3 टेल ये रहा, 2 टेल 2 टेल 2 टेल, ठीक है, 2 टेल हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, तो ये कंडीशन बनेगी, यानी 4 ही दोबारा बनेंगे, तो 4/8 यानी आप कहेंगे दैट इज 1/8। इसी तरीके से मैं कर दूँ नेक्स्ट केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड आने की चांसेस क्या होंगे, तो 3 हेड तो केवल एक ही है, तो आप कहेंगे 1/8। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व कर लेते हैं, किसके लिए, तो जब 3 पॉइंट को टॉस किया जाता है, चाहे कंडीशन कुछ भी आप बना सकते हैं इस तरीके से। यदि चलो एक और बात पूछ लेता हूँ मैं आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, एक एटलीस्ट का और पूछ लेते हैं, 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, कम से ज़्यादा कम से कम 1 टेल, कम से कम कितना, 1 टेल, कम से कम 1 टेल यानी 1 तो हो ही सकता है, मिनिमम मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 या 3, कम से कम 1 टेल, तो 1 टेल 2 टेल या 3 टेल, 1 टेल 2 टेल या 3 टेल, ठीक है, कम से कम 1 टेल तो होना चाहिए, यानी इस कंडीशन को छोड़ दें, इस कंडीशन को छोड़ दें तो बाकी सारी कंडीशन फॉलो हो जाएगी, कम से कम टेल की संख्या 1 होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ 3 टेल है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो इस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता कि कम से कम 1 टेल होना चाहिए, मगर यहाँ तीनों हेड हैं, तो यहाँ पे बाकी कंडीशन फॉलो होती है, तो आप कहोगे 7/8, कितना हो जाए, 7/8। चलो इसी में एक और पूछ लेता हूँ आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, यानी ज़्यादा 2 हेड हो, तो ज़्यादा 2 हेड हो तो 2 या 1 या 0 हेड हो सकते हैं, 2 हेड या 1 हेड या 0 हेड, 2 हेड या 1 हेड या 0 हेड, यानी 3 हेड को छोड़ दें तो बाकी सारी कंडीशन को फॉलो करते हैं, फिर दोबारा से यही कंडीशन हो जाएगी, तो आपका देखें दोबारा से कितना, 7/8। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है, इतनी सी बात को आपने नोट भी कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट कर लीजिए फटाफट। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज तक हमने बात कर ली कार्ड्स की, कॉइन्स की, डाइस की, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस बार कहा गया एक बैग है जिसमें जी 3 रेड बॉल हैं, 3 रेड और 2 ब्लू मार्बल्स हैं। कितने हैं जी, 3 लाल कलर के मार्बल हैं और 2 ही ब्लू कलर के मार्बल हैं। अब मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, कि एक मार्बल आपने रैंडमली आपने बिना देखे वहां से ड्रॉ किया, ठीक है, बिना देखे रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल, तो प्रोबेबिलिटी बता दीजिए ब्लू मार्बल की क्या हो उसकी। तो एक बात आप जानिएगा कि एक इवेंट होता है इवेंट ई, ठीक है, घटना घटने के चांस,
और एक होता है जी नॉट ई, घटना ना घटने के चांस, जिसे हम ई नॉट के द्वारा इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान दीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होता है, 1 होता है। घटना घटने के चांस या ना घटने के चांस, किसी भी इवेंट के होने के चांस और ना होने के चांस, इन दोनों की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। यानी टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इस बात को हमेशा नोट रखेंगे अपने माइंड में। कई बार इस कंडीशन को हम उल्टा ही फॉलो कर लेते हैं, मतलब इस केस को हम फॉलो करने के अलग अलग चांसेस हैं। जैसे में ब्लू मार्बल आने के चांस क्या हैं, तो हम यदि ब्लू मार्बल के बजाय रेड मार्बल निकाल के और 1 में से घटा दें तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 है। तो यदि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कहूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, या मैं ये कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई निकालिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कंडीशन को फॉलो कर देते हैं। जैसे यहाँ कहा गया कि हमारे पास एक बैग है, मान लीजिए इसमें 3 तो है रेड मार्बल और 2 है ब्लू मार्बल। तो आप कहेंगे टोटल मार्बल की संख्या कितनी देगी, टोटल हो जाएगी 5, ठीक है। मगर हमें क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू मार्बल। एक ही मार्बल निकाला और वो कैसा है, ब्लू, तो गेटिंग अ ब्लू मार्बल, ठीक है, ब्लू मार्बल। तो ब्लू कलर के कितने मार्बल हैं, तो मार्बल है 2 ब्लू कलर के, तो 2 में से कोई एक निकल सकता है, पॉइंट में टोटल 5 में से कोई एक निकल सकता है, 2 में से 1 और 5 में से 1। इसी तरीके से मैं यदि कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल, तो रेड मार्बल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे कितने, 3 है, तो 3 में से 1 और टोटल 5 में से 1। आप इनको टोटल मारिए, 3 + 2 5, 5 यानी आप कंडीशन फॉलो कर देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब थोड़ा सा एक बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ, जो कि तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को बहुत मिलता है। कह रहा है एक बैग है जिसमें 5 तो रेड बॉल है जी और कुछ उसमें ब्लू बॉल्स है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन द बैग। कह रहा है एक बैग है जिसमें 5 तो है रेड कलर की बॉल्स और उसमें कुछ ब्लू कलर की बॉल्स है, मगर हमें संख्या नहीं दी है कितनी है। और ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल, जो ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल है किससे, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से। तो बताइए टोटल ब्लू बॉल्स कितनी है बैग के अंदर। तो एक सिंपल सी बात मान के चल लेते हैं कि मान लीजिए बैग के अंदर, मान लीजिए बैग है, मान लेते हैं नोट, ये कर लो सिंपल सी बात कि बैग है। अब बैग के अंदर जी 5 रेड बॉल है और कितनी ब्लू बॉल है हमें नहीं पता, तो हमने कहा दिया लेट एक्स आर ब्लू बॉल्स, क्योंकि हमें नहीं पता तो अभी फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं एक्स। तो एक्स तो हमारे पास क्या है जी, ब्लू बॉल, क्या है एक्स, क्या है ब्लू बॉल है। टोटल बॉल कितने होगी, तो आप बोलेंगे 5 + x होगी टोटल बॉल। टोटल कितनी होगी, तो 5 + x बॉल होगी। अब यदि मैं कहूँ जी प्रोबेबिलिटी निकालिए ब्लू बॉल की, तो आप कहेंगे ब्लू बॉल आने के चांस क्या है, ब्लू बॉल आने के चांस क्या है, यानी नीली गेंद कितनी है x और टोटल गेंद कितनी है 5 + x, पॉसिबल है टोटल, ये कंडीशन लगा दीजिए। इसी तरीके से मैं कहूँ जी रेड आने की क्या चांस है, रेड बॉल आने की क्या चांस है, तो रेड बॉल कितने हैं जी 5, बाय में टोटल कितने हैं जी 5 + x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा हमें कहा गया क्वेश्चन के अंदर क्या कि जी ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है ना जी वो डबल है किससे, रेड बॉल से। ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल, यानी 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ये हमें कहा गया। तो इस कंडीशन को फॉलो करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल कितनी है, तो हमारे पास कहेंगे x बाय में 5 + x और 2 टाइम्स ऑफ रेड बॉल कितनी, तो 5/5 + x, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 5 + x इधर भी और 5 + x इधर भी, तो कैंसिल आउट होकर जो रिजल्ट बनेगा x की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो x की वैल्यू 10 आ गई, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ब्लू कलर की कितनी बॉल्स थी, तो ब्लू कलर की कितनी बॉल्स थी हमारे पास 10 संख्या में, जो कि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था दैट इज आवर आंसर। यदि आपसे पूछ लेता टोटल बॉल कितनी है, तो 5 + 10 कितने करते हैं 15, तो 15 हो जाते हैं टोटल बॉल्स। तो ये भी आपका कंडीशन हो सकता था आपके सामने, ठीक है। तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं इस टाइप से। 5 रेड थे, हमने मान लिया x ब्लू बॉल,
टोटल बॉल होगी 5 + x। ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ये रेड कलर की, ये हमें कहा गया था ब्लू बॉल की डबल है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से, तो ये हमने सोल्व किया तो वैल्यू आती है कि x = 10। ठीक है, इसी तरीके से एक और बहुत ही सिंपल लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत जनरली एग्जाम में देखने को मिलेगा। करेक्ट बैग है जिसमें जी 12 बॉल्स हैं। एक बैग है, बॉल्स कितने हैं 12, आउट ऑफ विच x आर वाइट, जिसमें से व्हाइट कलर की जो संख्या है वो कितनी x है, यानी हमें पता नहीं है मगर x नाम से वो रिप्रेजेंट किया गया है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट बॉल। यदि हम कहें कि एक बॉल निकाला जाए और वो व्हाइट हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दूसरी बात हमें ये कहा गया यदि इफ 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग, यदि 6 व्हाइट बॉल एक्स्ट्रा हम बैग में डाल दें बाहर से, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल विल बी डबल देन इन फर्स्ट। तो अब जो व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो पहले के कंपैरिजन में क्या होगी, डबल होगी। तो x की वैल्यू निकालनी है। देखा जाए तो पहले जैसा क्वेश्चन सिमिलर है। ध्यान समझने वाली बात यह है कि अब आपके पास जो बैग है उसमें टोटल बॉल्स ही 12 है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें कहा गया एक बैग है जिसमें 12 ही बॉल्स है। 12 बॉल में हमने ये कहा, इसमें कहा गया कि x बॉल तो व्हाइट कलर की है, बाकी कौन सी बॉल है हमें नहीं पता, ठीक, बाकी का हमें नहीं पता। तो हमें कहा गया x बॉल ही व्हाइट कलर की है। कैसे है जी, x बॉल ही व्हाइट कलर की है। तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक बॉल निकाला रैंडमली बिना देखे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ व्हाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग व्हाइट बॉल आने के चांसेस क्या बनेंगे आपके। तो आप बोलेंगे व्हाइट कलर की बॉल कितनी है, तो आप कहेंगे x, टोटल बॉल कितनी है तो 12, तो x बाय हो जाएगा 12। ठीक है, पहले केस के अकॉर्डिंग व्हाइट यानी सफेद कलर की जो बॉल है वो आने के चांस क्या होगी, तो x व्हाइट बॉल है, टोटल 12 है तो x बटा 12। बट अब सेकंड केस आ जाता है यहाँ पे। अब कंडीशन बदल गई, अब 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग। यदि इसी कंडीशन को आगे देखें तो हमारे पास अब ये मान लो बैग है और इसमें 6 बॉल एक्स्ट्रा आपने पुट कर दी। कितनी बॉल डाल दी थी, 6 बॉल। तो पहले कितनी थी, x बॉल व्हाइट थी, तो अब 6 व्हाइट बॉल, ये आपकी जो बॉल डाली गई है वो कैसी है, व्हाइट। तो व्हाइट बॉल कितनी होगी, तो 6 + x या x + 6 व्हाइट बॉल होगी। बाकी बॉल कितनी हमें नहीं पता, मगर टोटल बॉल कितनी हो जाएगी 12 और + 6 18। पहले जो बॉल थी x थी व्हाइट कलर की, 6 एक्स्ट्रा बॉल डाल दी तो व्हाइट कलर की बॉल होगी x + 6, और टोटल बॉल थी 12, 6 एक्स्ट्रा डाली तो 12 और 6 18। तो अब संख्या कितनी होगी, 18। ये बात क्लियर आपको। तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल। अभी फिलहाल की प्रोबेबिलिटी जो नई दोबारा व्हाइट बॉल निकाली है इसको मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 मान लो, पहली व्हाइट बॉल, और लेफ्ट कर लेता हूँ जो दूसरी बार में निकाला हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड व्हाइट बॉल, उसको W कर देता है, W2। कि तो दूसरी बॉल निकाले व्हाइट कलर की वो क्या हो जाएगी, तो पॉसिबिलिटी कितनी है, x + 6, बाय में टोटल कितनी, तो 12 और 6 18। मगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया प्रश्न अनुसार कि जो अब निकाली है व्हाइट बॉल उसकी प्रोबेबिलिटी है वो डबल है पिछले वाले की। तो यानी हम कह सकते हैं x + 6 बाय में 18 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x/12। कहा गया कि जो अब व्हाइट सेकंड जो बॉल निकाली व्हाइट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x + 6 बाय 18। क्लियर, ये डबल है प्रीवियस वन की यानी x/12 की। तो यहाँ से हम देखें तो 6 दूनी 12, 6 3 18, और ये 2 से 2 करते हैं तो x + 6 इज इक्वल टू जो है मल्टीप्लाई करने पे 3x, तो 3 - 1 2x बराबर में 6, और 2x बराबर में 6 है तो x बराबर में 3। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो 3 है, x की वैल्यू क्या होगी 3। दैट इज आवर फैंटास्टिक आंसर। क्लियर बात है आपको, समझ में आई बात। पहली बात दोबारा समझा देता हूँ कि आपके पास टोटल बॉल थी 12, x जिसमें व्हाइट थी, बाकी कितनी बॉल इसमें पड़ी और हमें नहीं पता। तो व्हाइट कलर की बॉल आने के चांसेस क्या होंगे, तो x/12। क्लियर, अब 6 बॉल आपने एक्स्ट्रा डाल दी इसमें तो x + 6 होगी व्हाइट बॉल, टोटल बॉल हो गया 18। अब व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x + 6 बाय में 18। मगर ये कहा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अब जो सेकंड बार में व्हाइट बॉल आने के चांस है वो पहले के डबल है, तो इसके डबल कर दिया हमने और वैल्यू सोल्व की, x की वैल्यू क्या आएगी 8।
अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई, नोट कर ली होगी आपने और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। अब यदि आपके सामने कोई कहे, एक सिंपल सा कंडीशन मान के चलते हैं, यदि आपके पास कोई कहे कि एक बंदा है, दो बंदे मान लो, ठीक है, राम और श्याम मान लेते दो बंदे। सिंपल सा एग्जांपल कर रहा हूँ मैं, समझ के चलिएगा। राम और श्याम दो बंदे हैं, राम और श्याम क्या है, दो बंदे हैं। मैं कहूँ जी यदि नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर के अंदर मतलब 365 65 दिन होंगे। तो इन दोनों का बर्थडे एक तो हो सकता है सेम हो सकता है, एक ही दिन बर्थडे हो सकता है, चाहे तो एक ही दिन बर्थडे हो सकता है आपका इन दोनों का। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बताइए। या आपको ये पूछा सकता है कि जी डिफरेंट बर्थडे, डिफरेंट दिनों बर्थडे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बताइए, ठीक है जी। तो कैसे करें, तो देखिए सेम बर्थडे यानी एक ही दिन बर्थडे हो, ये चांसेस क्या होंगे, तो 365 में कोई ही एक दिन होगा, हो सकता है पहला दिन हो सकता है, क्या हो सकता है लास्ट दिन हो सकता है, बीच में कोई भी दिन हो सकता है। तो एक ही दिन होगा जिसमें वो दोनों का बर्थडे एक ही तारीख पे हो। तो ऐसा कोई एक ही दिन पॉसिबल हो सकता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, तो पॉसिबल एक दिन हो सकता है 365। और अभी हमने कहा था यदि इवेंट ई है, घटना घटने के चांस और नॉट ई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इसके चांसेस 1 के बराबर होते हैं टोटल। यदि हमें एक पता है तो दूसरी हम निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ई निकाल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है। तो यदि हमें कहा अगर डिफरेंट दिन बर्थडे हो तो बाकी दिन कितने रहेंगे, 364 बटा 365, ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बाकी दिन एक दिन छोड़ के बाकी दिन हो सकता है कोई भी एक दिन। मगर यदि ये ना करना चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 माइनस में टोटल सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी घटा दें, तो भी आपका कितना है 364/365, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने। क्लियर बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि कोई आपको वर्ड दे देगा, जैसे मैंने आपको वर्ड दे दिया एस इन नेशन, समझने वाली बात समझिएगा, एस इन नेशन। आपको ये तो पता है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 26 लेटर होते हैं, जिसमें से आप कहते हैं 5 तो वोवल्स होते हैं जी, जिसमें हम कहते हैं स्वर, 5 स्वर होते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, और 21 होते हैं जी कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर। 5 जी वोवल्स होते हैं और 21 जी कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल्स की संख्या कौन कौन सी है 5, तो आप कहते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 जी वोवल्स होते हैं। बाकी के अलावा जो छोड़ दें लेटर वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। अब यदि आपसे ये पूछ रहे ये वर्ड देखे कि मुझे बताइए इस लेटर के अकॉर्डिंग यदि हम इसमें से लेटर निकालें और वो लेटर क्या मिले आपको, वोवल मिले, इसके चांस क्या है। या आपसे पूछ सकता है जी कॉन्सोनेंट निकालिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, तो कैसे कहेंगे। यदि ये आपके पास वर्ड है तो कैसे निकालें इसमें वोवल्स के प्रोबेबिलिटी और कॉन्सोनेंट होने की प्रोबेबिलिटी, यदि एक लेटर को आप ड्रॉ करते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं जी। आप टोटल लेटर काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 लेटर एस इन नेशन, ठीक है। तो हम कह देंगे 13 लेटर्स हो जाएंगे हमारे पास। कितने लेटर्स हो गए, 13 लेटर्स में हम कहते हैं वोवल्स कितनी, तो वोवल्स हमारे पास हैं ए ई आई ओ यू, एक वोवल ये रहा, एक वोवल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये और एक ये, तो कितने वोवल्स हो गए 1 2 3 4 5 6 वोवल्स हो गए। और कॉन्सोनेंट कितने रह जाएंगे फिर हमारे सामने, तो आप कहेंगे टोटल 13 में 6 के 7 कॉन्सोनेंट रह गए हमारे पास। तो वोवल्स आने के चांसेस क्या होंगे, तो आप कहेंगे 6 पॉसिबल बाय में टोटल कितने हैं 13, तो 6/13। और यदि कॉन्सोनेंट आने की बात करें तो कितना जाए 7 पॉसिबल बाय में टोटल।
तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। ये तो हमने बहुत बेसिक सी चर्चा की प्रोबेबिलिटी के बारे में। आगे इसको और एडवांस लेवल पे चलेंगे जिसमें और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम प्रोबेबिलिटी के। तो बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए और बिंदास तरीके से सीखिए अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए कंटिन्यू टाइम टू टाइम, और जितना हो सके टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए और पढ़िए और बिंदास तरीके से अपना स्टडी कीजिए, ताकि आप अपने जो सपने आपने देखे या आपके पेरेंट्स ने जो सपने देखे हैं वो आप पूरे कर सकें। और ये सपने पूरे तभी होंगे जब हम मेहनत करना पूरी तरीके से जी और जान लगा के मेहनत करें। तो पूरी जी जान तरीके से मेहनत कीजिए और अपने सफलता जो आपने एम सोची है उसको आप फॉलो करें और उस चीज़ को अचीव करें। यही शुभकामनाएं है आपके लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।